हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है यूपीएससी 101। कैसे हैं जल्दी बताओ फटाफट। उम्मीद कर रहा हूँ सबके सब बढ़िया हैं। ये एक डिसलाइक कौन कर देता है, 2 डिसलाइक कौन है ये सनम बेवफा है भाई। सेशन शुरू नहीं हुआ उससे पहले इसने डिसाइड कर लिया कि बढ़िया नहीं होगा ना। ये वो लोग हैं जो सेशन ये कोई और छोड़ दे भले ही सेशन देखे ना देखे, लेकिन ये 2 जो भी हैं ये ज़रूर देखते हैं, ठीक है। अब मुझे ये भी पता है कौन है। लगे रहो, बाकी लगे रहो। भगवान आपके उद्देश्य को ज़रूर पूरा करे, ठीक है। हमारा उद्देश्य पूरा हो ना हो, इन बच्चों का उद्देश्य पढ़ने का पूरा हो ना हो, तुम्हारा उद्देश्य ज़रूर पूरा होगा। चलिए सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास। यार आज की क्लास को हम शुरू करते हैं, बट रिसेंटली यार आई गॉट मेनी मेल्स, बच्चों के बहुत सारे मेल आए कि सर थोड़ा टेम्परेचर में हमें आ रहा है डाउट। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा डाउट आ कहाँ रहा है। बहुत आसान चीज़ें मैंने आपको समझाई थी, है ना। बट फिर भी मैनी ऑफ द पीपल्स, ठीक है, जो मेरे पास डाउट अपने भेज रहे हैं, उनको लग रहा है कि सर क्या हो रहा है, किस प्रकार से चल रहा है, चीज़ें कैसे हो रही हैं। थोड़ा सा चीज़ें जो हैं उनके जिनका पैरामीटर उनसे बाहर जा रही हैं। तो उन्होंने मेरे से कल पूछा, बट कल तो मैंने बहुत धीरे धीरे बहुत आराम से चीज़ों को समझाया था ना। गाइज पहले भी मैंने बताया कि यार देखो ये ऐसी चीज़ है जिसमें साइंस इन्वॉल्व है ना। क्लाइमेटोलॉजी इज अ पार्ट इन विच साइंस जो है वो आपकी इन्वॉल्व है। अगर आपको साइंस बैकग्राउंड है, थोड़ा साइंस आपने 10वीं साइंस बैकग्राउंड का मतलब नहीं कि 11th-12th में आपके पास में नॉन मेडिकल या मेडिकल होना चाहिए, नहीं। आपने अगर 10वीं क्लास तक की चीज़ों पर भी फोकस किया तो आपको समझ आ जाएगा, है ना। अदरवाइज यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ इन द सेंस कि आपको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। मेरे पास काफ़ी सारे बच्चों के मेल आए कि सर ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा, सर ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा, सर ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा, है ना। तो यार थोड़ा आवाज़ मेरी तरफ से सही है, आप अपनी तरफ से आवाज़ जो है वो बढ़ा लो, क्योंकि मेरी तरफ से जो मैक्सिमम साउंड है ना वो आ रहा है, ठीक है। जो मैक्सिमम साउंड होता है ना मेरी तरफ से वो आ रहा है, इससे ज़्यादा साउंड इधर से हो ही नहीं सकता है। मैं कई बार कोशिश कर चुका हूँ आपके इस अनुरोध के ऊपर। तो आज कोशिश करते हैं कि उन बच्चों की जो डाउट्स है, जो ग्रीवियंसेस हैं, उन तक पहुँच पाऊँ मैं, है ना। उनसे बातचीत कर पाऊँ, उनकी बातों को समझ पाऊँ। गाइस पहले तो यार सब एक बार शेयर कर दो, क्योंकि काफ़ी कम बच्चे हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता क्यों कम है ना, ये क्यों ज्वाइन नहीं कर पा रहे। गुरुकुल 2.0 ज्योग्राफी क्लाइमेटोलॉजी का सेशन नंबर ये 13th है, ठीक है। ये सेशन नंबर 13 है हमारा, ओके। बाकी मैं क्योंकि सेम स्लाइड्स हैं, क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि सर कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैंने सोचा इस बार ठीक है थोड़ा और बताते हैं इनको। स्लाइड नंबर हमारी कौन सी है, 13वां लेक्चर है हमारा ये। तापमान का आज मैं पार्ट 3 करने वाला हूं, है ना। आज मैं आपको क्या बताने वाला हूं दोस्तों, आज मैं हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर आपको पढ़ाने वाला हूं, कूलिंग एंड हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। उम्मीद करता हूं कि आपने पहले भी पढ़ी होगी, थोड़ी याद भी होगी। इंसोलेशन एंड हीट बजट के अंदर में यही टॉपिक था, बट तापमान जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर में फिर से ये टॉपिक एक बार आ जाता है। बस उससे पहले दोस्तों ये बात थोड़ा समझ लो यार, ये मेरे 4 चैनल हैं, ठीक है, जिसकी मदद से मैं आप तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपकी जो सारी समस्याएं हैं यूपीएससी से रिलेटेड उनको मैं समाधान कर पाऊं, आपको एक बेहतर मार्गदर्शन दे पाऊं, दिशा दे पाऊं, है ना। ये मेरा प्रयास है, और इस प्रयास में मैं कहां तक पहुंच पाता हूं या आप ही इस बात को डिसाइड करोगे बाय गिविंग योर सपोर्ट टू दीज 4 चैनल्स। अनअकैडमी ऐप पे भी हूं मैं दोस्तों। अनअकैडमी ऐप पर अगर आप मुझे ढूंढना चाहते हैं ना तो बहुत कुछ नहीं करना आपको, बस सुमित कुमार नाम से मुझे देखिएगा तो मैं आपको मिल जाऊंगा। क्विज करते हैं यहाँ, स्पेशल क्लास करते हैं, और यहाँ प्लस कोर्स, सारी चीजें हमारी होती हैं। एंड याद रखिएगा दोस्तों, हम कोड यूज करते हैं क्या, सुमित 10 आपका कोड रहेगा। इस कोड को आप यूज कर सकते हो टू गेट द 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी, ठीक है। सुमित राठी ने बोला करिए आप द सुमित राठी। अरे यार मैं सुमित, ये चीज़ नहीं है यार, ठीक है। मैं जो हूँ, देखो ये आपका बड़प्पन है, इतना प्यार सपोर्ट मिलता है ना, ये आपका बड़प्पन है। एंड ये जो आपका सपोर्ट और प्यार है ना, मैं दिन रात एक कर दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ये कर भी रहे हैं हम, कल भी बहुत कुछ प्लान किया, बहुत अच्छा प्लान किया, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है यार, मैं कल भी वही था और मैं आज भी वही हूँ, है ना। मैं आपके बीच में वही जो
एक आता था थोड़े दिन पहले कि आपको माँ कसम दे दी, आपको डांट दिया, धमका दिया, मैं वही हूँ और मैं वही रहूँगा, ठीक है। मैं ऐसा कुछ नहीं है यार, आप ही में से एक हूँ मैं, आपसे उठ के मैं यहाँ आ गया, ठीक है, आपकी मदद करने के लिए। अच्छा, लास्ट क्लास में बात हुई थी तापमान। इस बहुत शॉर्ट, बहुत क्विक करूँगा, 5 मिनट में सारी चीज़ों को क्विक करूँगा। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ाऊँगा। मुझे पता है कि कुछ बच्चों ने इंसोलेशन और हीट बजट में थोड़ी बहुत कमियाँ की थी, लेकिन मेरी क्लास ऐसी है, कोई बात नहीं, आपने पीछे कमियां की थी, कोई बात नहीं, लेकिन अभी आप ध्यान दोगे तो हो जाएगा। व्हाट इज टेम्परेचर? तापमान क्या है? तापमान इज नथिंग, इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। कोई चीज कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, उसको तापमान कहते हैं। तापमान हमें यह बताता है किसी वस्तु में कितनी ऊर्जा स्टोर है। तापमान हमें यह बताता है कि जो आपकी ऊर्जा का प्रवाह है वो किधर से किधर होगा। तापमान एक फंडामेंटल क्वालिटी है किसी भी वस्तु की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी चीज की। तापमान जो है एक फंडामेंटल क्या है दोस्तों, आपकी क्वालिटी है। तापमान को हम केल्विन में मापते हैं, तापमान को हम डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, ठीक है। तापमान जो होता है ये हमें बताता है कि एनर्जी का प्रवाह किस प्रकार से होगा, और एनर्जी का प्रवाह हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर आपका फ्लो होता है, ठीक। इसी तापमान से ना एक ड्राइव्ड प्रॉपर्टी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हीट एनर्जी, ठीक है। पहले सीधा मैं हीट एनर्जी पे जाऊंगा, बट ये कुछ पैरामीटर्स है। डेली मीन, डेली मीन का मतलब क्या होता है भाई, दिन का मैक्सिमम और दिन का मिनिमम जोड़ के उसको 2 से भाग दे दो, डेली मीन आ जाएगा। डेली रेंज क्या आएगा दोस्तों? डेली रेंज है दिन का जो अधिकतम तापमान है उसमें से न्यूनतम तापमान माइनस कर दो, डेली मीन आ जाए, डेली रेंज आ जाएगा। मंथली मीन क्या है दोस्तों? भाई जो पूरे महीने का जो मीन टेम्परेचर है ना उसको ऐड करो और जितने महीने में दिन है उससे भाग दे दो, मंथली मीन आ जाएगा। ऐसे एवरेज टेम्परेचर रेंज है, इसका मतलब जो महीने का सबसे, पूरे साल का सबसे गर्म दिन है उसको सबसे गर्म ठंडे दिन से क्या कर दो, माइनस कर दो, तापमान का अंतर आ जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, एनुअल टेम्परेचर रेंज। ये हमने बताया था, फैक्चुअल चीज है, मैं इसमें बार बार डिस्कस नहीं करूंगा। जो अभी मुद्दा डिस्कस हो रहा था ना हमारा, वो हीट और टेम्परेचर में। बच्चा यही कंफ्यूज हो रहा है, सर हीट और टेम्परेचर क्या है? बच्चों दिमाग को ना बिल्कुल आराम से खोल के रखो। 10वीं तक की बात बता रहा हूं मैं, 11वीं 12वीं में नहीं जा रहा मैं। कोई आपको हीट का, थर्मोडाइनमिक ऐसी चीजें नहीं पढ़ा रहा है ना। मैं कोई सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ये वो, मैं वो नहीं पढ़ा रहा। मैं जस्ट आपको बेसिक बात बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं भाई मैं, समझना ध्यान से। तापमान इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ये बताता है कोई चीज कितनी गर्म है ना। अब गर्म है तो उसमें क्या होगी, एनर्जी, और कितनी एनर्जी है ये हमें किससे पता चलती है, हीट से, ठीक है। तो किस से पता चलती है हमें, तापमान से। और वो एनर्जी वास्तव में जो होती है उसको हम बोलते हैं हीट एनर्जी। सो हीट एनर्जी इज द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इनटू दैट बॉडी। और ये क्या होता है दोस्तों, इट रेफर्स टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द टेम्परेचर, है ना। ये हमें बताता है कि उसमें कितना तापमान में, उसमें कितनी एनर्जी है। ये मास पर डिपेंड करती है, ये मास पर डिपेंड नहीं करता। ये जूल में मापा जाता है, ये केल्विन में मापा जाता है। ये फंडामेंटल क्वालिटी है, बट इससे ये ड्राइव क्वालिटी है। मतलब तापमान होगा ना तो उसके अंदर हीट एनर्जी होगी। अगर तापमान नहीं है तो मे भी उसमें हीट एनर्जी जो है उसी के कंपैरिजन में, उसी के रेशियो में आपका क्या करती रहेगी, बदलती रहेगी। अब बच्चों देखो, आपका डाउट आया मेरे पास, आपने पूछा सर थोड़ा दिक्कत हो, मुझे समझ नहीं आ रहा कहां दिक्कत हो रही है। सबसे बड़ा दिक्कत पता है क्या है? आप जब मेल मुझे करते हो ना तो आप ये नहीं लिखते हो उसमें कि दिक्कत वास्तव में क्या हो रही है। आपका एक रैंडम मेल होता है कि सर समझ नहीं आ रहा, तापमान में थोड़ी दिक्कत हो रही है, टेम्परेचर वाले टॉपिक में थोड़ी दिक्कत हो रही है। मुझे एक बार आप बताओगे ना कि कौन सा डोमेन है। मैं आपको वो चीज समझाने का प्रयास कर रहा हूं जो आपने कभी समझी नहीं, कभी पढ़ी नहीं। क्योंकि ये चीज जब समझोगे तभी तो आप प्रेशर समझोगे। प्रेशर से आप प्रेशर बेल्ट बनाओगे। आपको सीधा प्रेशर बेल्ट पढ़ा दी जाती है, ठीक है। वो जो होता है ट्रेड विंड, ये विंड, ठीक है, हॉर्स लैटिट्यूड, ये क्योंकि आसान है, वही चीज पढ़ा के मतलब सब निकल देते हैं, है ना। लेकिन मैं वो नहीं करना चाहता, मैं वो एरिया टच करना चाहता हूं जो वास्तव में जरूरी होता है किसी चीज को समझने के लिए। इफ यू वांट टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक, यू मस्ट लुक एट दैट पर्टिकुलर टॉपिक। अदरवाइज यार ये चीजें आपकी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। आई डोंट नो कहां आपको डिफिकल्टी हो रही है। एक चीज है तापमान, एक चीज है हीट। तापमान हमें यह बताता है कि कौन चीज कितनी गर्म है, और तापमान है तो उसमें हीट एनर्जी होगी, और कितनी एनर्जी होगी उसी को हीट कहते हैं। बस सिंपल सी बात होगी। उसके बाद अब हमारे पास जो एटमॉस्फेयर है ना भाई, ये तापमान हो, ये कुछ भी हो, बेसिकली मैं क्या पढ़ रहा हूं, मैं क्लाइमेट पढ़ रहा हूं ना भाई। हम क्या पढ़ रहे हैं सर, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो क्लाइमेटोलॉजी में हम क्या करेंगे, तो क्लाइमेटोलॉजी में हम क्लाइमेट ही तो पढ़ेंगे। और क्लाइमेट जो होता है, क्लाइमेट हो या वेदर हो, जब मैं शुरुआत की थी जब मैंने एटमॉस्फेयर का क्लासिफिकेशन बताया था तो मैंने कहा था ये क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर नाम की, जो क्लाइमेट और वेदर नाम की चिड़िया
आपके एटमॉस्फेयर के किस भाग में पाई जाती है? ट्रोपोस्फेयर में। किस में पाई जाती है? ट्रोपोस्फेयर के अंदर, मतलब क्षोभ मंडल के अंदर पाई जाती है। और क्षोभ मंडल की मैं सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ा चुका हूं, है ना। अब मैं उसी के बारे में बात करूंगा कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, उसमें कितने प्रकार की एनर्जी पाई जाती है। हमने देख लिया, तापमान देख लिया हमने, तो उसके बाद जो ऊष्मा है या ताप था, इसको हमने देख लिया, हमने बोल दिया ये ऊष्मा एक एनर्जी होती है। तो अब मैंने ये बताया कि एनर्जी आपको एटमॉस्फेयर से कितने प्रकार की मिल सकती है। ठीक है, आपने पढ़ लिया सर कि हमें एनर्जी मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? हीट। मैं भी समझ गया, आप भी समझ गए। लेकिन अब इस बात पे ध्यान देते हैं कि कितने प्रकार की एनर्जी मिल सकती है हमें एटमॉस्फेयर से। तो एटमॉस्फेयर से हमें 6 प्रकार की एनर्जी मिल सकती है। रेडिएशन एनर्जी, उसके बाद दूसरी है हमारे पास थर्मल एनर्जी, उसके बाद है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। रेडिएशन एनर्जी विकिरण ऊर्जा, सीधी सूर्य से मिलती है, सूरज की किरणें आती है, जो उसको एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है, वो गर्म हो जाएगा। दूसरा है थर्मल एनर्जी। ठीक है, थर्मल एनर्जी क्या होता है? जो एयर है ना, हवा है, ये सब हवा से मिल रही है मुझे। एटमॉस्फेयर की बात हो रही है, और एटमॉस्फेयर में क्या है? एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैस है, बहुत सारा धूल के कण है, डस्ट पार्टिकल है। एटमॉस्फेयर में और क्या है दोस्तों? एटमॉस्फेयर में सर जी वाटर वेपर है, जलवाष्प है। एटमॉस्फेयर में और भी 75 चीजें हैं, जैसे क्लाउड वगैरह वगैरह। तो ये एनर्जी हमें यहां से मिलती है। तो आपको एटमॉस्फेयर से एनर्जी 6 प्रकार से मिल सकती है। पहला रेडिएशन एनर्जी, दूसरा थर्मल एनर्जी, तीसरा क्या है? गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है दोस्तों? ये मूवमेंट की वजह से होती है, ये स्पीड की वजह से होती है, ये वेलोसिटी की वजह से होती है। जो आपको हवा चलती है ना बहुत तेज तेज, है ना, आंधी आती है, तो आंधी जब आती है तो उसमें एनर्जी होती है ना, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। हवा बह रही है, उसकी वजह से उसमें एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। पर थर्मल एनर्जी क्या है? जो हवा का मास है, जो हवा का वेट है, उसकी वजह से जो एनर्जी होती है, दैट इज थर्मल एनर्जी। ठीक है, इसी प्रकार से जो आपका रेडिएशन एनर्जी होती है, उसमें जो एनर्जी होती है, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसमें जो होती है वो ये। इसके बाद हमारे पास क्या थी दोस्तों? इसके बाद थी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? हाइट है। ठीक है, वो किस ऊंचाई के ऊपर है। ठीक है, उसकी वजह से जो होती है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। पोटेंशियल मतलब पोजीशन, हवा कहां पर है, उसकी स्थिति क्या है। देखो वास्तव में तो हवा क्या है? हवा पार्टिकल है, और हर पार्टिकल का एक छोटा वेट तो होता होगा ना, तो वो कुछ तो फोर्स लगाता होगा। मैंने कल भी बताया था, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है पोजीशन। पोजीशन की वजह से किसी बॉडी को आप जितना ऊपर ले जाके स्टोर करते हो ना, उस पोजीशन के वर्च्यू की वजह से उसमें उतनी एनर्जी। अब मैं इसको छोड़ूंगा तो अगर मेरा नीचे हाथ होगा तो लगेगी ना चोट। भाई जिम करते हो आप, डंबल गिर जाता है, पैर पे चोट लगती है कि नहीं लगती? ठीक है, क्यों? क्योंकि जब वो डंबल हाइट पे होता है, डंबल के अंदर में एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, और जब आप गिराते हो तो एनर्जी वो रिलीज हो जाती है आपके पैर पे, है ना। सो दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद लेटेंट हीट। ये लेटेंट हीट मैंने कल बताया था, बस स्टैंड वाला एग्जांपल दिया था मैंने, है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। और सही से इसका ज्ञान लेना है तो बस स्टैंड पे जाके दीवारों को पढ़ना पड़ेगा, वहां पर इसके बारे में बहुत कुछ लिखा होता है। ठीक है, बट यहां पे वो बातें नहीं है। लेटेंट हीट का मतलब सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है? देखो, जब भी किसी का स्टेट बदलता है, जब भी किसी चीज का स्टेट चेंज होता है, कोई चीज एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदलती है, लाइक कोई भी चीज सॉलिड थी, सॉलिड से वो क्या बन गई? ठीक है, सॉलिड से वो बन गई लिक्विड, लिक्विड से क्या बन गई? वो गैस बन गई। अब इसके लिए उसको एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। सोचो पानी बर्फ में था, पानी बर्फ जमा हुआ था, अब बर्फ को आपको पिघालना है, द्रव बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा बताओ? अरे फ्रिज से बाहर निकालना पड़ेगा। वो क्या करेगा? बाहर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके तभी बर्फ पिघलेगी। बर्फ तब पिघलती है जब उसको आप एनर्जी दे देते हो, एनर्जी मिल, वो एटमॉस्फेयर से एनर्जी को सक कर लेता है। और जब पानी को आप फिर गर्म करना चढ़ा देते हो गैस के ऊपर, तो पानी भाप बन जाएगा। समझ रहे हो? बट क्या है कि आपको एनर्जी सप्लाई तो करनी पड़ेगी ना। आप जो गैस जला के पानी को गर्म करते हो, जब वो भाप बनता है, आपको क्या लगता है वो एनर्जी जो आप दे रहे हो गैस जला के, वो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें दोस्तों? वो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, ये जो पानी भाप बनने में एनर्जी ले रहा है, तो उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट। एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आपको ये बात समझनी है। ठीक है, आपको ये बात समझनी है। और लास्ट अगर मैं बोलूं ना, लास्ट बट नॉट लीस्ट, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है दोस्तों? जो चार्ज पार्टिकल होता है, कंगा करते हो ना, कंगा, उसमें ऐसे ऐसे करके तुम ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे करके तुम कोई कागज पे लगाते हो, कागज उड़ जाता है ना, वो चार्ज होता है, वो चार्ज डेवलप होता है, तो उससे जो एनर्जी होती है, सच काइंड ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बट इनमें यार कोई आपको मास्टरी नहीं करनी भाई। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी का आप पढ़ने लग जाओगे तो पूरी 11वीं 12वीं में बहुत बड़ा चैप्टर है इसके ऊपर। अब फिजिक्स थोड़ी ना पढ़ रहे हैं हम, तो थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा याद रखना है। कई कई बच्चे उस पर पूरा ज्ञान बटोर के फिर कहते हैं कि सर समझ नहीं आता। इतना नहीं समझना गाइस, ठीक है।
अब मुझे नहीं लगता इसमें कौन सी बात मुश्किल थी, सारी बात आसान थी। फिर कह रहा हूं एक भी लेक्चर मिस मत करो बीच में, लेक्चर मिस किया मतलब पूरा पंगा हो जाता है। आप फिर मुझे मेल करते हो, मेरा मन नहीं करता कि एक भी बच्चे को मैं बीच में छोड़ दूं, है ना। फिर जो हमारे आगे वाले बच्चे होते हैं वो नाराज हो जाते हैं कि सर जी आप तो डेली रिवाइज करवाते हो, उसमें हमारा समय चला जाता है। मैं क्या करूं, मतलब मुझे दोनों स्टूडेंट्स की देखनी, मुझे मेरे लिए वो भी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ये भी इंपॉर्टेंट। मैं कई बार बता चुका हूं यार, मेरा जो पर्पज है ना वो है जो 10 नंबर लाने वाला है ना उसको मैं चाहता हूं कि मैं 60, 70, 80 तक पहुंचाऊं, ठीक है। ये 80 वाले को तो भाई 90 तक कोई भी ले जा सकता है, या 60 वाले को 90 तक कोई भी ले जा सकता है। आप 60 नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स हो, आप किसी और से भी पढ़ोगे तो आप 90 ले आओगे, किसी से नहीं भी पढ़ोगे 90 ले आओगे। बट मेरे पास तो यार वो बच्चा जो बेचारा 10 नंबर का है, मैं तो चाहता हूं उसको मैं 80 नंबर तक लेके जाऊं, मेरा उस पर ध्यान रहता है। तो मुझे एक एक चीज को देखना पड़ता है, एक एक चीज को समझना पड़ता है। सो अगेन आई एम कन्फेसिंग दिस थिंग कि अगर कई बच्चे यार मैं रिपीट कर किया, मैंने आज फिर से रिपीट किया, बट मैं उसको कन्फेस कर रहा हूं, मैं मान रहा हूं, बस बिकॉज मैंने किया क्यों यार, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डिमांड की थी मेरे से, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम। अब पिछले लेक्चर में अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा हो तो मैंने बताया था हीटिंग और कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमारा एटमॉस्फेयर गर्म कैसे होता है और ठंडा कैसे होता है, बात हुई थी हमारी। आपको शायद ध्यान नहीं है या कुछ बच्चों को ध्यान होगा, लेकिन कुछ बच्चों ने, वो मुझे आज भी याद है, वो क्लास नहीं की थी, है ना। तो उनके लिए भी मैं बता देता हूं कि वो कैसे इस चीज को डिस्कस करेंगे, है ना। उनके लिए कहां से इस चीज को हम बताएंगे, वो कैसे इस चीज को करेंगे ना, वो बहुत जरूरी है, ठीक है, वो बहुत जरूरी है दोस्तों। तो उनको मैं बता देता हूं। उनको मैं बता देता हूं दोस्तों कि उनको कैसे करना है, ठीक है। सो गाइस एक बार ध्यान दीजिएगा, जब एटमॉस्फेयर में हमारे पास किरणें एंटर करती है ना, आपको तो ये लगता है सर सूर्य से सब कुछ होता है। मैं मानता हूं सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। अभी मैं नोएडा गया था तो वहां पे भी हमारे कुछ स्टूडेंट्स थे, ठीक है, दे आर ऑनलाइन स्टूडेंट, बट उनसे मेरी मुलाकात हुई ऑफलाइन में, ठीक है। दे आर ऑल्सो कन्फ्यूज अबाउट दिस थिंग, है ना। और आपका कन्फ्यूजन सही है भाई। आपको क्या लगता है, मुझे एक बार में समझ में आ गया था? नहीं, मुझे भी समझ नहीं आया था। और कितने ज्योग्राफी के एजुकेटर हैं ऐसे अभी भी हैं जिनसे अगर आप वो पढ़ा तो रहे हैं ज्योग्राफी, लेकिन ये चीज़ें या तो वो पढ़ाते नहीं हैं इन चीज़ों को, और अगर वो पढ़ाएंगे तो इन चीज़ों को छोड़ देते हैं, बहुत मोटा मोटा बताते हैं। बट मुझे पता है बच्चों को इन्हीं चीज़ में तो डाउट आता है, यही सिखानी है मुझे आपको। देखो, सूर्य है मेरे पास, सन, ठीक है, और ये मेरे पास है अर्थ बच्चों, ये क्या है, अर्थ। और इसी के बीच में मेरे पास एक चिड़िया है जिसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर, है ना। अब सूर्य से, कई बार मैं बता चुका हूं, सूर्य से आती है किरणें आपके पास। क्या आती हैं, किरणें। इन किरणों को ध्यान से समझना, फिर बोल रहा हूं मैं, सूर्य से किरणें जो आती है ना, इनको हम बोलते हैं सन्स रेडिएशन। सन रेडिएशन, रेडिएशन का मतलब विकिरणें, और सन्स मतलब सूर्य, तो सूर्य की विकिरणें। ठीक है, हिंदी में देख लेना यार, मेरा थोड़ा हिंदी अभी मेरे को पता नहीं कैसे लिखेंगे। सो सूर्य की विकिरणें हो गया है, ठीक है। सूर्य से आने वाली क्या है, विकिरणें, है ना। अब ये धरती पे आएंगी। अब जब धरती पे आएंगी ना, तो बीच के अंदर में इनको कई जगहों से होके आना पड़ता है, ठीक है। कैसे कैसे होता है, देखो, सबसे पहले जो इनको एक स्पेयर टकराता है ना, उस स्पेयर को हम बोलते हैं आपका क्या, उस स्पेयर को हम बोलते हैं आपका मैग्नेटोस्फेयर, बाहरी। ये एटमॉस्फेयर आ गया हमारा। एटमॉस्फेयर में जो पहला आता है ना, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटोस्फेयर, सबसे बाहर का, ठीक है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है। फिर मैं इसे डिवाइड कर रहा हूं। इसके बाद जो होता है ना मेरे पास, ठीक है, वो होता है मेरे पास दोस्तों आइनोस्फेयर। इसके बाद होता है मेरे पास स्ट्रेटोस्फेयर। अच्छा, ऐसे तो होता तो नहीं है सर, स्ट्रक्चर तो दूसरा होता है, हमने जो पढ़ा था, लेकिन मैं आपको अपने हिसाब से समझा रहा हूं जो हमारा काम का है। और इसके नीचे आ गया ट्रोपोस्फेयर, आ गया। अब देखो कौन सी छटनी कहां पे होती है, यहां से किरणें आ रही है हमारे पास, ठीक है, यहां से हमारे पास किरणें आ रही है। अब सूरज से जो किरणें आती है क्या होती हैं, ये सन्स रेडिएशन, इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब होता क्या है ना, इनमें से कुछ को तो ये जो है भगा देती है, ये जो भगाती है ना जिसको, इनको हम बोलते हैं, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की होती है, अल्फा बीटा और गामा रेस, ठीक है। अल्फा बीटा गामा रेस को ये भगा देता है, इसका दुश्मन है ये बहुत हाई एनर्जी की किरणें होती हैं। अगर ये पृथ्वी पे आ जाए ना तो भाई साहब विदिन अ ब्लिंक ऑफ आईज अर्थ विल टर्न इनटू एशेस, बहुत बहुत खतरनाक किरणें होती हैं। इसके बाद ये किरणें तीनों आ जाती हैं यहाँ पे,
ठीक है, एक खत्म, एक का गंडा बांध दिया इसने। दूसरा आयनोस्फीयर में जब पहुंचती है ना इसकी दूसरी वाली एक्स रेज, ये एक्स रेज का गंडा बांध देता है, एक्स रेज को बाहर एब्जॉर्ब कर लिया है ना। अब नीचे जाएंगी तो ये, ठीक है, ये आगे नीचे। अब इनमें से स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर होता है ओजोन, ओजोन मंडल, ये यूवी रेज को क्या कर लेता है, ये यूवी रेज को कहता है चल भाई बाहर निकल। अब क्या बचा, यहां पे स्ट्रेटोस्फीयर को पार करके कौन सा आता है, जो विजिबल स्पेक्ट्रम है और उससे नीचे वाली जो है ना विजिबल स्पेक्ट्रम, और उससे जो बड़ी वेवलेंथ वाली किरणें हैं वो इधर एंटर करती है, ठीक है। जब ट्रोपोस्फेयर में एंटर होता है तो अब यहां पे 3-4 चीजें होती हैं इनके साथ। पहला क्या होता है सर, पहला होता है एब्जॉर्प्शन, अवशोषित होना। भाई इधर आएगी तो इधर क्या आ गया, ट्रोपोस्फेयर के अंदर में इधर हवा बहुत है अपने पास है ना, इधर एब्जॉर्प्शन होगा, इधर आपका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन के साथ साथ इधर रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्ट भी होगी, रिफ्लेक्शन, इधर अपना डिफ्यूजन होगा, इधर अपना कन्वेक्शन होगा, इधर अपना कंडक्शन होगा। हिंदी में बताता हूं, एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषित करना, रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तित होना, डिफ्यूजन का मतलब है बिखर जाना, मतलब कुछ ऐसा ही होता है बट मुझे इसका एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता। कन्वेक्शन का मतलब होता है संवहन, और कंडक्शन का मतलब होता है संचालन। ये सब होता है यहां पे, ये सब कहां होता है, यहां पे। ये सब हो हा के क्या होता है, कुछ किरणें यहां से हो हा के ना सब यहां तक पहुंचती हैं। अर्थ उन किरणों को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब, अवशोषित। अब एब्जॉर्प्शन पे क्या होता है दोस्तों, जब ये एब्जॉर्प्शन होता है ना, यहां पर जो एब्जॉर्प्शन होता है इसमें ना एनर्जी जो है, फॉर्म ऑफ एनर्जी चेंज हो जाती है। एक अकेला यही है जिसमें फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होती है, चेंज। अभी तक आ रही थी तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी, लेकिन जैसे इसने एब्जॉर्ब किया, नाउ इट विल कन्वर्ट इनटू द हीट एनर्जी। अब ये अर्थ जो है ना ये गर्म हो जाएगी। नाउ अर्थ बिकम हीटेड सरफेस, गर्म हो गई अर्थ, क्या होगी, गर्म। और हमने एक नियम पढ़ा था कि किसी भी वस्तु का तापमान अगर 0 डिग्री से ज्यादा हो जाता है, अगर 0 डिग्री सेल्सियस से तापमान अधिक हो जाता है किसी भी चीज का, तो फिर वो क्या करता है दोस्तों, उसमें से विकिरणें, उसमें से रेडिएशन निकलती है, विकिरणें निकलती हैं, है ना। तो इसमें से भी रेडिएशन निकलेंगी और इन रेडिएशन को हम क्या कहेंगे, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। क्या बोलेंगे, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, स्थलीय विकिरणें। आपको समझ में आ रही है, इनको क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको बोलेंगे हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक, 2 रेडिएशन आ गई मेरे पास, पहली टेरेस्ट्रियल रेडिएशन और दूसरी सन की रेडिएशन। अब समझना मेरी बात, ये इसके बाद की बात बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया आ रहे हो आप। और अगर ये अभी समझ लेना, इसके बाद आपको दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। सूरज यहां है, धरती यहां है, ठीक है, और बीच में क्या है, बीच में क्या है मेरे पास दोस्तों, बीच में है मेरे पास एटमॉस्फेयर। लिख दो एटमॉस्फेयर बीच में, ये रहा, ठीक है। ये मैं दिखा देता हूं, मैं कह देता हूं दिस इज एटमॉस्फेयर। सर एटमॉस्फेयर में क्या होता है, बहुत प्रकार की गैस होती है, बहुत प्रकार के यहां पर धूल के कण होते हैं। सर इसमें वाटर के वेपर भी होते हैं, ठीक है, ये होता है। अब जो सूर्य से किरणें आ रही थी ना, ये वाली जो आ रही थी, इनको हम क्या बोलते हैं, सन रेडिएशन। अच्छा, सन रेडिएशन के लिए कुछ तो परावर्तित होती है, वो 3 टाइप की तो मैंने बता दिया, अल्फा बीटा गामा, वो सब तो परावर्तित होती हैं, बाकी कोई आने देता है। तो हम क्या कहते हैं कि जनरली, साधारणतः एटमॉस्फेयर इनके लिए, सन की इनकमिंग रेडिएशन के लिए कैसे काम करता है दोस्तों। ये सर क्लास में हूं मैं, आपको थोड़ी देर में कॉल करूं सर। हेलो सर। सो यहां पर जो सन की रेडिएशन है इनके लिए ट्रांसपेरेंट रहता है। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है, पारदर्शी। मैं ना बहुत जल्दी दोबारा बीमार होने वाला हूं, ठीक है भाई साहब, काम इतना हो जाता है ना कि यार पूछो मत, ठीक है, इतना काम हो जाता है, ये मतलब इधर चीज़ मैनेज करना, इधर मैनेज करना, इधर मैनेज, ये मीटिंग वो मीटिंग, ये प्लानिंग वो प्लानिंग, बहुत दिक्कत हो जाती, थक जाता हूँ यार मैं, ठीक है। अब लग रहा है मुझे बुढ़ापा आ गया मेरे अंदर। पहले मैं सब मैनेज कर लेता था, मतलब अब बुढ़ापा सा आ गया। लेकिन
ये करना भी क्यों पड़ता है पता है, क्योंकि मेरे अंदर ना हमेशा पता है एक चीज़ रहती है कि कुछ अच्छा करूँ यार, कुछ अच्छा करूँ। नहीं नहीं, ये तो सब कर रहे हैं, मैं कुछ अच्छा करूँ, मैं कुछ अच्छा करूँ, मैं कुछ अच्छा करूँ। ये मेरी मतलब कभी से आदत रहती है यार। दवा की वजह से नहीं होता भाई, मैं जिम करने वाला बंदा हूँ, मैं हेल्दी खाता हूँ, ठीक है, मैं दिन में 2-1.5 घंटे जिम करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं बीमार कैसे होता हूँ मैं बता देता हूँ, ठीक है। अभी जैसे जस्ट मैं जिम से आया, अभी जस्ट मैं जिम से आया हूँ। अब मैं जिम से आया, सपोज मेरे को पूरा मेरी बॉडी स्वेट में थी, पसीने में थी। अब मुझे क्लास लेनी, मैं नहा लिया। अभी देखो मेरी हालत, मेरा चेहरा दिख रहा है आपको इतना गंदा हो रहा है, लेकिन अभी तो मैं नहाया नहीं। मैं गया यार भाड़ में गया नहाना, बीमार हो गया तो 6 दिन की छुट्टी हो जाएगी, तो मैं नहाया नहीं, मैं ऐसे ही आ गया। जनरली क्या होता है, जब हम कैमरे पे आते हैं थोड़ा लुक्स कॉन्शियस होते हैं, तो पहले नहाना पड़ता है। मैं पसीने में हूँ, स्वेट में आ रखा है, उसके बाद मैं नहा लेता हूँ तुरंत। अब ऐसे बॉडी एक दिन तो बीमार पड़ेगी ना, बस इन चीज़ों से बीमार होता हूँ मैं। ऐसा नहीं है भाई, मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, मैं बहुत अच्छे तरीके से जिम करता हूँ, अच्छा खाता हूँ, हेल्दी। लेकिन खाने में भी कई बार गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि खाना जो मैं खाता हूँ ना, कई बार क्या होता है बहुत रात हो जाती है, मैं रोज़ रोज़ अच्छी डाइट, हेल्दी डाइट फॉलो करके मैं भी परेशान हो जाता हूँ। एक दिन अचानक मेरा मन करता है चलो पिज़्ज़ा खाते हैं, अचानक मेरा मन करता है चलो बर्गर खाते हैं, अचानक मन करता है बाहर जाके चाप खाते हैं, अचानक मन करता है छोले भटूरे खाते हैं, कुलचे खाते हैं। अब मैं रोज़ ये चीज़ें खाता नहीं हूँ, तो जिस दिन मैंने खा लिया ना, उस दिन मेरा सिस्टम अंदर से जवाब दे जाता है कि भैया ये क्या खा लिया। उसको पता लगता है कि फॉरेन पार्टिकल आ गया अंदर, है ना। तीसरी बात क्या होती है, प्रॉपर रेस्ट नहीं हो पाता। अब जैसे कल 2 बजे तक क्लास, 2 बजे तक हमारी मीटिंग चली है, और 2 बजे कई बार ऐसा होता है ना कि एक बार नींद छिटक जाती है, नींद नहीं आती। मैं ट्रस्ट मी, कल मुझे सुबह 5 बजे नींद आई है यार। अगर कोई मतलब जरिया होता ना, मैं बिग बॉस के घर में रहता तो आप देखते मैं सुबह 5 बजे तक ऐसे ही भटकता रहा हूँ यार, क्या करूँ क्या करूँ, पगला गया। सुबह मतलब रोने जैसी हालत होगी कि नींद क्यों नहीं आ रही। 5 बजे मैं सोया, फिर अब फिर 5 बजे सोऊंगा तो फिर कैसे उठ पाऊंगा यार मैं, ठीक है, सोच रहे हो। तो ये चीजें हो रही है, इनकी वजह से मुझे लग रहा है यार ये चीजें गड़बड़ हो रही है, ठीक है। अरे अच्छी लगने की बात नहीं है, मैं दुख बता रहा हूँ, और आप कह रहे हो चाप अच्छी लगती है आपको। क्या होता है कई बार खाने का मन करता है यार बाहर का, ठीक है, कई बार बाहर का खाने का मन करता है। और ऐसा नहीं है, मैं मतलब बहुत एक्सरसाइज करता हूँ, मैं फिट रहने वाला आदमी हूँ, है ना। मैं बहुत, मेरे इवन मेरा जो दूध है मैं भी बाहर का नहीं पीता, मेरे घर से दूध आता है, ठीक है, घर से दूध आता है, घर से लस्सी आती है, घर से घी आता है, सब चीज़ मेरी घर से आती है। मैं गाँव की चीज़, इवन ज़्यादातर जो सब्जियां होती है वो भी मेरे घर पे हम खुद मतलब उगाते हैं, तो उसी से मैं मतलब बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूँ। बट हेल्थ कॉन्शियस की बात नहीं ना, मैं जैसे आया जिम से और मेरे को पसीने आ रखे हैं तो मैं तुरंत नहा लिया तो बीमार ही होऊंगा ना, और को मतलब ऐसा तो है नहीं कि उसमें कुछ बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, सीधी सी बात, उसमें बीमार हो जाऊँगा और क्या होगा, है ना। वो मेरे साथ होता है यार, है ना, वहाँ मैं फंस जाता हूँ। चलो छोड़ो यार उसको, ये आपके काम का नहीं है। सन की रेडिएशन, सन कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। सूर्य क्या है, सॉरी सूरज की किरणों के लिए पारदर्शी। हाँ, कुछ को ये भगा देता है, कुछ को भगा देता है, जो अभी पीछे बात किया, इनको ये भगाएगा अलग अलग, ठीक है। लेकिन उनके अलावा जो बचती हैं उनके लिए क्या है, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। ये कहता है कि आ जाओ, क्योंकि इसको ना, सूर्य है भाई, दमदार चीज है, इसको रोकने की इसकी हिम्मत नहीं है, ठीक है। तो ये आ गई नीचे, ये नीचे आ जाती है। जब ये नीचे आती है ना तो ये इसको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब, और एब्जॉर्ब होने के बाद इसका तापमान क्या हो जाता है, इंक्रीज। अब जब इसका तापमान इंक्रीज होता है तो सेम जो मैंने आपको बताया था, इसमें से किरणें क्या होती हैं, रेडिएट होती हैं। अब दिक्कत यहां आती है, ये सूरज की किरणें भी आ रही हैं और ये नीचे से ये भी आ, अब ये जब जाती है ना, अब रूल तो क्या कहता है भाई, रूल तो ये कहता है कि जिस प्रकार से इसको आने दिया इनको भी जाने दे, तो समांतर मतलब बैलेंस बना रहे ना। आई थी चली गई, बैलेंस बना रहेगा। लेकिन नहीं, ये जाने वाली को नहीं जाने देती। इनके लिए जब जाने वाली किरणें होती है ना, ये इनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इनके लिए ये क्या करता है दोस्तों, इनके लिए ओपेक रहता है। ओपेक का मतलब क्या है, इनके लिए अपारदर्शी। अब बच्चा पता है क्या कहेगा, हाँ सर ये तो आपने पढ़ाया था, एनवायरमेंट में पढ़ाया था वहां। दिस इज द बेसिक एंड फंडामेंटल क्वेश्चन, ये फंडामेंटल है। यहाँ पे हीट बजट में भी फंडामेंटल है। 2 प्रकार की किरणें, सन रेडिएशन, दे आर नॉट इन्वॉल्विंग इन द डायरेक्ट हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। इनसे भैया डायरेक्ट हीटिंग नहीं होती, लेकिन हीटिंग होती इसी से। कैसे होती है, इनडायरेक्ट हीटिंग। ये किसको गर्म करती हैं, ये गर्म करती है पृथ्वी को। ये किसको गर्म करती है, पृथ्वी को। और फिर पृथ्वी गर्म करती है किसको, एटमॉस्फेयर का। सो दीज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ये धरातलीय विकिरणें, हिंदी में बोलते हैं इनको धरातलीय
विकिरणें, ये जो धरातलीय विकिरणें होती है ना दोस्तों, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायरेक्ट हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। इनसे एटमॉस्फेयर की डायरेक्ट हीटिंग होती है। एंड नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, हम हीटिंग और कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर ही तो पढ़ने वाले हैं। तो बताओ, दो प्रकार की रेडिएशन है, सन की रेडिएशन, सूर्य की विकिरणें, और दूसरी कौन सी, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल मतलब धरातलीय विकिरणें। टेरेस्ट्रियल मीन्स धरातल। यार आज के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो भाई साहब मैं सरेंडर कर दूंगा। आज के बाद भी तुम्हें समझ नहीं आया तो मैं सरेंडर कर दूंगा, ठीक है। मतलब फिर मेरे बस की नहीं है, मैं हथियार डाल दूंगा भाई, फिर मेरे बस की नहीं होगा, सही बता रहा हूं मैं। इधर है धरातलीय विकिरणें और ये है सूर्य की विकिरणें। सूर्य विकिरणें मैंने आपको अभी क्या बताया था, दे प्ले द रोल इन द डायरेक्ट हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। हीट इज रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव, है ना। लॉन्ग वेव क्या है, लॉन्ग का मतलब है कि इनकी जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य है, वेवलेंथ जो है यानी कि लैम्डा जो है वो क्या होगा, लार्ज, लैम्डा बड़ा होगा इनका। और ये क्या है दोस्तों, दे आर द शॉर्ट वेव। शॉर्ट वेव का मतलब लैम्डा क्या होगा, शॉर्ट होगा, लैम्डा क्या होगा, लैम्डा छोटा होगा, है ना। समझ में आ रही बात। एटमॉस्फेयर इज ट्रांसपेरेंट टू दीज वेव, उसकी औकात ही नहीं है एटमॉस्फेयर को इनको रोक दे। व्हाई, बिकॉज दे आर ऑफ द हाई एनर्जी। कोई गुस्से वाला आदमी उससे कोई दोस्ती नहीं करता, नहीं करता भाई, तो वो हाई एनर्जी है, एनर्जी बहुत ज्यादा है उसमें, उनको रोक पाना मुश्किल है। बट ये बेचारी इनको रोक लेते हैं, क्यों, बिकॉज पृथ्वी से जो आती है ना उनमें इतनी एनर्जी नहीं होती ना भाई। जो धरातल से टकरा के आती है, पृथ्वी का मैक्सिमम तापमान कितना होता है, जो रेडिएशन निकलती है ना, सुनो, जो रेडिएशन निकलती है हमारी, जैसे यहां से रेडिएशन निकलती है ना, ये रेडिएशन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। जितना तापमान ज्यादा उतनी शॉर्ट वेव, जितना तापमान ज्यादा उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, जितना तापमान ज्यादा उतनी ज्यादा एनर्जी, ठीक है। तो सूर्य से जो आती है दे आर ऑफ द हाई एनर्जी, इधर से जो जाती है दे आर ऑफ लो एनर्जी। लो एनर्जी को रोकना आसान है, हाई एनर्जी हिम्मत ही नहीं है उसको रोकने, वो, है ना। तो दे विल नॉट हीट अप द एटमॉस्फेयर डायरेक्टली। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है गाइज। भाई डायरेक्टली नहीं करती, लेकिन बच्चा पूछेगा सर फिर तो आप तो कहते हो जो हीट सोर्स है वो क्या है, वो तो सूर्य है। आप तो बोलते हो सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। यस, आई एम सेइंग दिस, मैं अभी भी बोल रहा हूं, सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर एटमॉस्फेयर, बट इट प्ले नो डायरेक्ट रोल इन द हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है दैट इज द पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट। तो एटमॉस्फेयर प्लेज नो डायरेक्ट रोल इन द हीटिंग। कौन रोल प्ले करता है दोस्तों, आपका हीटिंग जो है ये किसका रोल होता है, ये हीटिंग रोल होता है आपका जो पृथ्वी से, जो धरातल से विकिरणें निकलती हैं, दे प्लेज द डायरेक्ट रोल इन द हीटिंग ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। ये डायरेक्ट रोल प्ले करती है। गाइज अभी बताओ यार समझ में आया कि नहीं आया, और यार प्लीज ये कह देना सर ओके की रिपोर्ट अब समझ में आ गया है, समझ लो यार सब प्लीज यार, मतलब इससे आगे मेरी हिम्मत नहीं है, मैं सरेंडर कर दिया मैंने, ठीक है। जल्दी बताओ यार भगवान, अब मत कहना यार, ठीक है, वरना अब ना मेरे को गालियां पड़ जाएंगी यार तुम्हारे चक्कर में ना। कुछ मैं तो चाहता हूं कि एक एक बच्चे को समझ आए, लेकिन वो बच्चे जो बेचारे ये टॉपिक पढ़ चुके हैं ना, वो मेरे को गालियां देने लग जाएंगे कि यार ये क्या बड़ा अच्छा मास्टर है यार, ये लगा ही रहता है उसी चीज़ को पढ़ा। ऑल्दो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आता एक चीज़ को बार बार पढ़ाने में, बट मैं क्या करूं यार, मैं उन बच्चों पे आंख भी तो बंद नहीं कर सकता ना जो मेरे को ये बोलते हैं कि सर समझ। अच्छा कई तो ऐसे महानुभाव हैं, एक मैसेज करेंगे दूसरे में वो सेंटी हो जाते हैं, ठीक है, मेरे पे इमोशनल अत्याचार करते हैं कि सर जी पहले ही बता देते, आप जवाब तो देते हो। 2 घंटे हुआ नहीं है उन्होंने मैसेज किया मुझे, ठीक है, मेल किया, मैसेज किया, और उसके बाद दूसरा मैसेज आता है, सर जी फिर क्यों कहते हो, आप तो जवाब ही नहीं देते। अरे भाई मेरे, अगर मैं जवाब देने बैठ गया ना तो तुम्हारा ये नहीं होगा। मेरे मेल्स वगैरह जो है ना मैं भी देखता हूँ, बट ज़्यादातर जो मेल है वो टीम देखती है, ठीक है। मैसेज जो है मेरी, ठीक है, मैसेज मैं पर्सनल व्हाट्सएप में देखता हूँ, बट उस पर भी मतलब मेरे पास ना लिमिटेशन होती है, ठीक है। मैं कभी कभी मैसेज देखता हूँ, मतलब ऐसा नहीं मैं नहीं देखता, बट मैं देखता हूँ। बट आप भी मानिए मैसेज देखने का मतलब ये नहीं है कि मैं हर टाइम जवाब देने के लिए अवेलेबल हो पाऊँ। अब मेरी मजबूरी समझो यार, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आपका मैसेज आया और मैं उसको देख के नकार, मतलब मैं वो मैसेज जब भी पढ़ूंगा मैं आपको रिप्लाई दूंगा। कंडीशन क्या है,
आपने मैसेज कर दिया तो ये मत सोचो कि उसका जवाब आ जाएगा, उसमें एक दिन भी लग सकता है, उसमें एक हफ्ता भी लग सकता है और दोस्तों महीना भी लग सकता है। क्यों? क्योंकि वो जब देखूँ, हाँ लेकिन देखूँगा उस दिन, रीड कर लिया मैंने, उस दिन मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है ना। चलिए, ये हो गया हीटिंग और कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, है ना। बस तो ये हो गया, तो समझ गए आप सारा का सारा खेल, है ना। अब जो पृथ्वी के बाद में जो हीटिंग होती है वो कैसे होती है उसके अंदर भी बताऊंगा। ये हिंदी वाली चीजें हैं, ये हिंदी वाले छात्रों के लिए। सूर्य की विकिरणें, स्थलीय विकिरणें जो मैंने बता दिया, जो धरती से जो निकलती है वो लॉन्ग वेव होती है, लॉन्ग वेव, ठीक है, इनका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है। और जो सूर्य से आती हैं उन पहुंचती है, पृथ्वी तक पहुंचती है ना, इनको हम अल्प अवधि यानी कि छोटी शॉर्ट वेव्स कहते हैं। ये तरंगे इन तरंगों के लिए वायुमंडल पारदर्शी होता है, इनके लिए वायुमंडल अपारदर्शी होता है। ये वायुमंडल को सीधा गर्म नहीं करती, बट हाँ इनके अंदर में वो कैपेसिटी होती है जो सीधा गर्म कर सकती है। प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीटिंग। अब हीटिंग हो कैसे रही है आप समझना मेरी बात, मैंने बताया अभी। अब आप कहोगे सर हीटिंग होती कैसे है वास्तव में, है ना। सूर्य की विकिरणें नहीं करती, अब कौन करती है? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, पृथ्वी की विकिरणें करती है। वो कैसे करती है वो भी देखना जरूरी है। देखो, सबसे पहले तो रेडिएशन आती है हमारे पास, रेडिएशन आती है तो उनका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, कंडक्शन होता है और कन्वेक्शन होता है। सबसे पहला पॉइंट जो है ना वो क्या होता है दोस्तों? एब्जॉर्प्शन। सबसे पहली चीज है अवशोषित होना। सबसे पहला चीज है अवशोषित होना। आती है किरणें, अवशोषित होती हैं। जब अवशोषित हो जाती हैं उसके बाद में कंडक्शन होता है। कंडक्शन बोले तो संचालन, और संचालन के बाद में कंडक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं संवहन। सारी चीज समझाऊंगा, सब चीज समझाऊंगा, देख लेना ध्यान से, इसके बाद आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, खत्म, ये आज के बाद टॉपिक खत्म मेरी तरफ से, ठीक है। और अगर इसके बाद भी आपको डाउट होता है तो भाई बताना, ठीक है। मेरा नाम सुमित राठी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। ये हो गया पृथ्वी, ठीक। सूर्य से किरणें आई, इस तक पहुंची पृथ्वी तक। पृथ्वी ने क्या किया, यहां तक लगभग 47% पहुंचती है। हीट बजट देखना है, नहीं देखा तो जाके देख लेना। वो वीडियो ऐसी थी जो सिर्फ 250 बच्चों ने देखी थी, सिर्फ 250 बच्चों ने देखी थी, इसीलिए दिक्कत हुई थी। अब ये किरणें जो यहां तक पहुंची है ना, 47% जो आया, इसको हम बोलते हैं इंसोलेशन। क्या बोलते हैं इनको? इंसोलेशन बोले तो आपतन। और ये इनको करेगा क्या? एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब क्या है? अवशोषित। हो गया अवशोषित। जैसे ही अवशोषित होगा, नाउ अर्थ बिकम द हीटेड अर्थ, है भाई, होगा कि नहीं? आपको मैं तवे पे बिठा दूं, आपके जो है ना पीछे से, मैं आपको तवे पे बिठा दूं, नीचे से हीट पास होगी तो आपका तापमान क्या होगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ऑब्वियस बात है। कोई भी चीज जब हीट को एब्जॉर्ब करती है ना, सबकी कैपेसिटी होती है। जैसे हीट एब्जॉर्प्शन होगा, जिस फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की किरणों को हम एब्जॉर्ब करेंगे, उसी के हिसाब से हमारी बॉडी का तापमान रेज होगा। हमारी बॉडी का भी या किसी भी वस्तु का यही गुण होता है भाई, एब्जॉर्प्शन को आप, रेडिएशन को आप एब्जॉर्ब करोगे, आपका तापमान बढ़ेगा। पृथ्वी ने एब्जॉर्ब किया, पृथ्वी का तापमान बढ़ा। क्या हुआ? तापमान बढ़ा। पृथ्वी का तापमान बढ़ा तो जो हवा इसके साथ लगी हुई थी वो क्या होगी बताओ? मैंने अभी बताया ना, एग्जांपल दिया, तवा गरम है, तवा गरम है, मैं आपको बिठा दूं उस पे पकड़ के तवे पे, क्या होगा? जो तवे की हीट है वो आपके पिछवाड़े में ट्रांसफर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? होगा या नहीं होगा भाई? भाई ये जो होगा, ये क्या होगा भाई? जैसे ये टकराएगी यहां पे, ठीक है, अर्थ गर्म थी, गर्म अर्थ से जैसे ही कांटेक्ट में आएगा दोस्तों, तो इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज कंडक्शन। इस कंडक्शन को हम बोलते हैं क्या? इस कंडक्शन को हम बोलते हैं संचालन। क्या बोलते हैं? संचालन, है ना। अब ये एयर जो है ना, ये एयर जो है ये गर्म हो गई। नाउ दिस एयर बिकम्स द वार्म एयर। ये एयर जो है अब ये क्या हो गई दोस्तों? दिस इज नोन एज द वार्म एयर। गर्म हवा होगी। हाँ भाई, ये गर्म हवा होगी। अब गर्म हवा की क्या होती है? आदत खराब होती है। जैसे ही हवा गर्म होती है ये ऊपर उठने लगती है। अब ये हवा ऊपर उठेगी तो भाई साहब कोई नीचे भी तो होगा।
अब ऊपर जो है ना, क्योंकि देखो नीचे वाली हवा को तो गर्म करने वाला जुगाड़ है अपने पास, ऊपर की हवा गर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें गर्म करने का जुगाड़। ये हवा गर्म क्यों हुई थी? देखो प्राइमरी हवा गर्म होती कंडक्शन से, उसके बाद ये जो हवा थी ये मेरे पास क्या है? कूल एयर, ये ठंडी हवा है, ठीक है। अब जैसा मैंने आपको बताया गर्म हवा ऊपर जाएगी और इसका स्थान लेने के लिए ठंडी हवा नीचे आएगी। ये जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं संवहनीय चक्र। क्या बोलते हैं इसको? सॉरी, संवहनीय धारा बोलते हैं इसको, ठीक है। ये जो जा रहा है ना, इसको हम बोलेंगे संवहनीय धारा, कन्वेक्शन करंट। और ये जो पूरा जो बन जाता है ना ऐसे घूम के, इसको बोलते हैं चक्र, ठीक है। ये क्या हो जाता है? चक्र। ये हो जाता है साइकिल, कन्वेक्शन साइकिल। अब देखो हो क्या रहा है, जो इसको गोली मारो, अब ये देखो हो क्या रहा है, ठीक है, वो समझना है आपको। जैसे जैसे गर्म हवा ऊपर उठेगी, जैसे जैसे ऊपर उठेगी, वैसे वैसे एटमॉस्फेयर क्या होगा? गर्म होगा। भाई इतनी ऊपर उठी तो यहां तक गर्म, फिर यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक, फिर तो एटमॉस्फेयर की हीटिंग के लिए जिम्मेदार कौन है? देखो पहले तो हवा कंडक्शन से गर्म होती है, लेकिन उसके बाद में किससे गर्म होती है? आपका कन्वेक्शन से। तो कन्वेक्शन से हवा नीचे धरातल से गर्म होने लगती है, ऐसे नीचे से। यही कारण है दोस्तों, यही कारण है कि जो हमारे माउंटेन है ना, अरे जो हमारे पर्वत है, ये सीधा ऊपर से गर्म नहीं होते, नीचे से गर्म होते हैं। हम जब गर्मी होती है ना तो हम जाते हैं भाई पर्वत पे, माउंटेन, शिमला चलते हैं। पंजाब वाले कहते हैं शिमले चलते हैं भाई, शिमले। क्यों भाई? इधर गर्मी है। तो शिमले में कौन सा तेरे बाबू ने फ्रिज लगा रखा है? शिमले में कौन सा? शिमले में फ्रिज नहीं है। शिमले में ये जो कन्वेक्शन वाली हवाएं हैं ना, ये वहां तक पहुंच नहीं पाती, है ना भाई। नीचे से गर्म होगा होगा होगा, है ना। उसके बाद रात हो जाती है, ये ठंडी हवा भी आती है, देखो ऊपर से नीचे आएंगी, लेकिन जैसे ही ऊपर से नीचे आती, ये भी नीचे तवा गर्म है ना अपना, लेकिन रात में ये तवा ठंडा हो जाता है। अब रात में क्या होगा? रात में सर जी इसका उल्टा, ठीक है। दिन में तवा गर्म था तो तापमान क्या हो रहा था? बढ़ रहा था धड़ाधड़, ठीक है। लेकिन रात में भाई तवा हो जाएगा ठंडा। अब रोटियां थोड़ी ना सिकेंगी, तो जिनमें तापमान बढ़ता है, रात में फिर से तापमान घट जाएगा। अगले दिन फिर तवा गर्म होगा सुबह सुबह, फिर तापमान बढ़ेगा, तो फिर से गर्मी नीचे से बढ़ती है। ऑलवेज याद रखना, धरातल से गर्मी बढ़ती है, ना कि ऊपर से। अगर ऐसा होता ना तो माउंट एवरेस्ट की चोटी पे बर्फ नहीं पड़ती कभी भी। अगर ऐसा होता ना तो पहाड़ों की चोटियों पे बर्फ नहीं पड़ती, फिर बर्फ प्लेन एरिया में पड़ती। लेकिन वास्तव में होता क्या है? प्लेन एरिया गर्म होते हैं और बर्फ कहां पड़ती है? आपको बर्फ आपको हाइट पे मिलती है। इज इट ओके टू यू और नॉट? जल्दी बताओ। हाँ, कनिष्का नागर जो आप बात कर रही हैं वो नेक्स्ट टॉपिक में। तो क्या बताया मैंने आपको? देखो कंडक्शन, कन्वेक्शन, ये पूरा मैंने आपको बताया, ठीक है। जो आप बात कर रहे थे वो यहाँ पर है, ठीक है। जो आप बात कर रहे हैं वो यहाँ पे है ना, आगे नहीं है वो, ठीक है। सो ये यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? बताओ गाइस, इज दिस थिंग इज क्लियर टू यू और नॉट एवरीबडी? अरे बताइए, सुरजीत सर आने वाले हैं धमाका करने, ठीक है। सुरजीत सर धमाका करने वाले। सुरजीत सर हमारे सस्ते हनी सिंह हैं। आज उनकी एक वीडियो डालने वाला हूं मैं अपने चैनल के ऊपर, ठीक है। उनकी एक सस्ते हनी सिंह वाली वीडियो है, देखना आप, ठीक है। अपने चैनल पे डालूंगा मैं, आपको लिंक दे दूंगा मैं टेलीग्राम के ऊपर, तो आपको भी लगेगा कि कैसे सस्ते हनी सिंह है यार ये है ना। सुजीत सर से पढ़ने के अलावा तुम बहुत कुछ सीख सकते हो, ठीक है। वो एक एंटरटेनमेंट का ना पूरा पैकेज है, समझ रहे हो? क्लियर है सर? एक प्लीज एक क्लास, प्लीज सीए का क्लास कर लो। ज्योति मैं तो कर लूंगा, लेकिन आप लोग देखते नहीं हो ना, क्या करूं बताओ। मैं पहले, अब मैंने आपको बहुत बहुत क्लियरली बोला हुआ है, ठीक है। मैं वो चीज़ करूंगा बच्चों जो आप पसंद करोगे। इफ़ यू विल नॉट लाइक दैट सेशन, मुझे ना मैं आपको टाइम वेस्ट करूंगा ना अपना टाइम वेस्ट करूँ। मैं बहुत मेहनत करके आता हूँ प्लस, समझ रहे हो। करंट अफेयर पे मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। प्री का अलग से बनाओ, मेंस का अलग से बनाओ, प्री रिलेटेड सर्च, ये वो बहुत दिमाग मारना पड़ता है। फिर मैं सुबह डिसअपॉइंटेड हो जाता हूँ यार, उसमें बच्चे आते हैं 300 400, ठीक है। और मैं देखता हूँ कुछ कुछ, कोई भी कुछ कुछ पढ़ा रहा है, ऐसे ही उठाया, ना कोई पीपीटी है ना कोई स्लाइड है, कुछ भी दिखा दिया, ठीक है, कुछ भी खोल के बैठ गए। वहाँ बच्चे पता नहीं क्यों चले जाते हैं। फिर मुझे लगता है कि ठीक है, फिर वो अच्छा पढ़ा रहे वहीं पढ़ लो यार, आपको वो पसंद आ रहे हैं वहीं से पढ़ लो। तो मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर मुझे यार रिजल्ट चाहिए, ठीक है। मैं बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड। अब एक बात बताओ,
आप लगातार 1 साल पढ़ो, 2 साल पढ़ो, 3 साल पढ़ो, 4 साल पढ़ो, 5 साल पढ़ो, लेकिन 5 साल के बाद आपको रिजल्ट ना मिले, आपका सिलेक्शन ना हो, तो क्या छठी साल भी आप पढ़ते रहोगे? चांस खत्म हो गया, पढ़ते रहोगे आप? नहीं ना। आप क्या सोचोगे भाई, जब रिजल्ट ना आ रहा छोड़ दोगे आप, पहले डिस्करेज होगे फिर छोड़ दोगे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, समझो मैं भी, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। इसलिए मैं बोलता हूं हर एक एजुकेटर जो आपको लग रहा है ना कि ही और शी इज डूइंग गुड वर्क, किसी को, कोई भी एजुकेटर हो, अगर आपको लगता है कि वो कुछ अच्छा काम कर रहा है ना, तो उसको सपोर्ट करो, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। उसमें बहाने मत बनाओ, या आपकी बात जायज भी हो सकती है, आपके पास हो सकता है समय ना हो लाइव जाने का, लेकिन कितनी बार, मतलब 10 बार लाइव नहीं जा सकते तो लेकिन 2 बार आप जा सकते हो ना, ताकि उसका भी जो मोटिवेशन है वो बढ़े। मान लिया मैं मान सकता हूं कि 1 महीने के अंदर आप 30 दिन लाइव नहीं जा सकते, आप काम करते हो, जॉब करते हो, मैं मान सकता हूं, लेकिन महीने के अंदर 30 दिन में से आप 5 दिन तो लाइव जा सकते हो ना, वीकेंड्स होते हैं, 5 दिन तो जा सकते हो, उसको भी अच्छा लगेगा यार। लेकिन आप लोग नहीं करते हो ऐसा, पता है, फिर आप लोग अपने एक्सक्यूज दे देते हो, इतने में उसका बेचारे का मोटिवेशन आसमान से जमीन, कॉन्फिडेंस जमीन के नीचे आ जाता है बेचारे का, फिर वो क्या करे। मतलब सोचना आप भी एक बार ना, ठीक है, आप भी सोचना एक बार कि जब भी कोई चीज़ कराई जाती है, अगर मैं तो ये भी कहता हूं कि अगर आप मान लो कल को इन सेशन को आप देखना छोड़ दो, तो आपको क्या लगता है मैं कराऊंगा थोड़ी ना? नहीं भाई, मुझे अपने समय की भी वैल्यू है, मुझे मेरे स्टूडेंट्स के समय की भी वैल्यू है। मैं सोचूंगा कि इफ़ यू आर नॉट लाइकिंग मी, जो मैं पूरा अच्छे से बना के ला रहा हूँ, मैं प्री स्पेसिफिक, मेन स्पेसिफिक इतनी मेहनत कर रहा हूँ, और अगर मुझे लगेगा कि बच्चा, मुझे नहीं, बच्चा वो चीज़ देख रहा है जो ना पीपीटी है ना कुछ है, कुछ भी खोल के खड़े हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, इंटरनेट से ही कुछ कुछ दिखाने लग जाते हैं, बट बच्चा भी लाइक दिस, ठीक है, बच्चा उसको पसंद कर रहा है, बच्चा देख रहा है, बच्चा सोच रहा है कि भाई पता नहीं क्या जादू की छड़ी घुमाई जा रही है, फिर मैं ठीक है भाई वहीं से देख लो, मैं बंद कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मेरे पास काम करने के लिए बहुत काम है, मतलब मैं प्रोडक्टिव काम करूंगा। आप अगर चाहते हो तो यू हैव टू सपोर्ट दैट, ठीक है, कोई चारा नहीं है उसके अलावा भाई, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत है। आई एम ऑल्सो, मैं भी आप ही की तरह का इंसान हूँ, जब रिजल्ट आता है तो मुझे अच्छा लगता है, मैं मोटिवेट होता हूँ, और जब मैं मोटिवेट होता हूँ तो मैं अच्छा काम करता हूँ, बट जब मैं डीमोटिवेट होता हूँ तो फिर मैं काम ही नहीं कर पाता। बताओ आप ऐसा करोगे, आपको समझ में ही ना आ रहा हो, कोई चीज़ समझ में ही ना, क्या फिर भी देखते रहोगे? क्या उसको समझ आ नहीं रहा, तुम देखते जा रहे हो। मुझे हर दिन मैं 4 से 5 क्वेश्चन देता हूँ आपको मेंस, ठीक है, एक पर भी बच्चा नहीं होगा ऐसा जो 5 के 5 मेंस के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करता हो, नहीं होगा ऐसा, ठीक है। वो क्या करता है, करंट अफेयर यहां से अच्छा लग रहा है, एक 10 मिनट में जानिए 15 टॉपिक वहां से पढ़ेगा वो जाके, या इधर उधर जो कुछ मतलब पीपीटी कुछ है नहीं, कुछ भी खोल के पढ़ाते हैं वो वहां पढ़ने लग जाता है, इससे उसी का समय वेस्ट होता है। एक चीज यहां पढ़ रहा है, दूसरी चीज वहां पढ़ रहा है, तीसरी चीज वहां पढ़ रहा है, चौथी। मैं तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूं जो आपका समय ही वेस्ट ना हो, सुबह से शाम आपको एक ही चीज देखनी पड़े, बस खत्म, ठीक है। और आप नहीं देखना चाहोगे तो कोई बात नहीं दोस्तों, उस चीज को फिर हम कुछ और काम करेंगे उसमें प्रोडक्टिव। एक्चुअली मुझे भी सोना होता है, मैं करने के लिए रेडी हूं, बट आई नीड योर सपोर्ट, अदरवाइज आई विल नॉट डू दैट। सिंपल है। 1400 बच्चों से जब मैं 300 बच्चों पे आ जाता हूं तो मेरे लिए वो शर्म की बात है यार, तो मैं क्यों करूंगा उसको, बताओ। समझना, आप कोशिश करना, अपने मन पे हाथ रख के खुद सोचना, और फिर मुझे बताना कि मैं गलत कह रहा हूं क्या। चलिए ज्यादा समय नहीं लूंगा अब आपका मैं, ठीक है, ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा। कल ध्यान रखना, कल मैं पीछे का रिवीजन नहीं होगा दोस्तों, कल आपका ये होगा सीधा, ठीक है। कल बात होगी सिर्फ इसकी, फैक्टर कंट्रोलिंग टेम्परेचर। इसके 2 फैक्टर होते हैं, अब मैं अभी आपको बता देता हूं। एक तो होता है वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, और एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब ये भी आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा, आज तक नहीं पढ़ा होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, आज तक किसी ने ना पढ़ाया, तुम्हें ना पढ़ा होगा। इसका एक कंपोनेंट किसी ने भूल भटके किसी ने बता दिया होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, बट वर्टिकल कंपोनेंट तुमने नहीं पढ़ा होगा, तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। बट मैं कल आपको कराऊंगा, ठीक है ना, कल मैं आपको कराऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, है ना। एंड गाइस प्लीज लाइक शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, एंड प्रमोट करो यार, आप ही ब्रांड एम्बेसडर हो, ठीक है। हमें कोई नहीं कहता कि हम हम टॉप एजुकेटर हैं, ठीक है, हमें ऐसा कोई नहीं बोलता कि हम टॉप एजुकेटर है, बट मैं चाहता हूं आप बोलें, अगर हम काम कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि कोई भी एजुकेटर जो यहां मेहनत कर रहा है, कोई भी हो, मैं हूं कोई और हो, ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप वो टैग दें हमें, ठीक है, कि यस ही इज रियली अ टॉप एजुकेटर, ठीक है। तो वो चीज मुझे आपसे चाहिए यार, एंड इसी के लिए मैं मेहनत करता हूं, मैं कर रहा हूं,
और मैं और करूँगा, ठीक है, बट आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर सपोर्ट, मैं बार बार आपको ही बोल रहा हूँ, ठीक है। एंड प्लीज यू हैव टू सपोर्ट यार, आप कोई भी अच्छा काम हो तो प्लीज उसको सपोर्ट किया करो, नॉट इन दिस फील्ड, कुछ भी हो यार, आपको लगे कोई अच्छा काम कर रहा है, सपोर्ट दैट, ठीक है, अंटिल ये आपका कोई लॉस नहीं करेगा, अगर आप सपोर्ट करोगे तो इसमें आपका कोई लॉस नहीं होगा, ओके। चलिए नाउ अभी इसको सेशन को एंड करते हैं यार, बाकी अपना ये उस पे प्लस पे भी सेशन चल रहा है, और प्लस पे अपनी पूरी गुरुकुल टीम का जो प्लेटफॉर्म, अभी तक हमारी गुरुकुल की बाकी टीम में ही था, बाकी लोग नहीं थे, अब सबका प्लस पे कोर्स आ रहा है दोस्तों। गुरुकुल का जो हम ये प्रोग्राम लेके आ रहे हैं ना, इसका बाप वर्जन आ रहा है कहां पे दोस्तों, प्लस पे, ठीक है, इसका बाप पीडीएफ मिलेगी, डाउट क्लास होगी, हर 3 क्लास के बाद रिवीजन क्लास होगी, अनलिमिटेड टेस्ट कराएंगे, टेस्ट सीरीज चलाएंगे, वहां पे डाउट करेंगे, टेस्ट का डिस्कशन करेंगे, इसका बाप सेशन लेके आ रहे हैं दोस्तों, कहां पे, गुरुकुल 2.0 का बाप कहां पे आ रहा है दोस्तों, प्लस के ऊपर, इसी हफ्ते के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी उस पे जुड़ने के लिए आप हमसे प्लस पे और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन है, आपको पता होगा शायद। प्लस में और आइकॉनिक में अंतर क्या है, प्लस में आपको पढ़ाया जाता है, पीडीएफ दी जाती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है, लाइव क्लास होती है, ठीक है, बहुत सिस्टम से काम होता है ना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पढ़ने की जरूरत नहीं है, और 14 तारीख से पहले आप सब्सक्राइब करते हो तो 20 किताबें भी आपको अनअकैडमी की तरफ से फ्री मिलती है, जिनकी कीमत 10,000 रुपए बाद में आपको पैसे देके मिलेगी वो किताब। और आइकॉनिक में ना आपके पास एक पर्सनल एजुकेटर होता है, मेंस और क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस आपको कराई जाती है, ठीक है, दोनों के अंदर। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ऑफर कर रहे हैं, ऑप्शनल है, मेरी टीम 6 ऑप्शनल कराएगी आपको, इस बार मैं आपको प्रॉमिस करके जा रहा हूं, गुरुकुल की टीम 6 ऑप्शनल, ठीक है, किसी चैनल पे नहीं होंगे, मेरे चैनल पे 6 ऑप्शनल मिलेंगे आपको, ठीक है। साथ साथ में दोस्तों हम कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी कर रहे हैं, जिसमें जीएस प्लस ऑप्शनल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जीएस प्लस ऑप्शनल हम दोनों करेंगे, तो यहां पर भी आप हमसे जुड़ सकते हो, है ना। कोड याद रहेगा भाई, सुनो कि ये कोड का बड़ा लफड़ा है यार, आप कुछ कुछ कोड लगा देते हो सेल्स टीम के कहने, सेल्स टीम आपकी मदद करने के लिए, सेल्स टीम आपको प्लेटफॉर्म पे ले जाने के लिए, ठीक है, लेकिन मेरे से जुड़ना चाहता है ना जो बच्चा, जो चाहता है मैं गाइड करूं, भाई कोड सुमित 10 ही लगाना, ठीक है। अगर तुम उधर कुछ कुछ और लगा के आ गए ना, तो सुमित सर से फिर मत कहना कि सर ये हो गया वो हो गया, मेरा अगर कोड है, मेरे से गाइडेंस चाहिए तो कोड सुमित 10 यूज करना है आपको, ठीक है, मैं आपको गाइड करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी होगी, कभी भी बात कर सकते हो, ठीक है। आपको जरूरत नहीं है कि आप वेट करो कि सर आप सर कुछ बताएंगे, आपको दिक्कत आ रही है सर को कॉल करो, 12 बजे 1 बजे कॉल करो सर को, सर आपको बताएंगे सारी चीज, आपके पास डायरेक्ट एक्सेस होगा मेरा। सो ऑलवेज यूज द कोड सुमित 10 टू गेट द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, ठीक है। बाकी सब बकवास है यार, कोड सुमित 10 यूज करना आपको, ठीक है। नाउ दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लो यार फटाफट से, ठीक है। एंड दिस इज माय कोड, आप इसको भी क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अनअकैडमी आज के टाइम पे यार दोस्तों बेस्ट प्लेटफॉर्म है, एंड विदाउट फेवर मैं इस चीज को बात बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं अनअकैडमी पे हूं तो मैं इसलिए बोल रहा हूं, नहीं, वास्तव में अनअकैडमी प्रेजेंट के टाइम में इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म एवर, ठीक है। ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।